लोक का अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आचार्य आनंदवर्धन क्या बता रहे थे, वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ की बात जब वहां पे चल रही थी तो उन्होंने वहां पे प्रतीयमान अर्थ किस प्रकार वाच्य अर्थ से प्रधान है वह बताया था। और कल हमने ये भी देखा था कि यद्यपि वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ दोनों ही आते हैं जब हम किसी श्लोक का प्रतिपादन होता है, और वाच्य अर्थ पहले आता है, प्रतीयमान अर्थ उसके बाद आता है। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि वाच्य अर्थ मेन है, तो उसके प्राधान्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमने कल देखा था वाच्य अर्थ प्रतीयमान अर्थ वाली, कल पिछली क्लास में हमने जो कारिका देखी थी, एक बार मैं बताती हूँ तुम्हें दोबारा से। इन्होंने बताया था कि वाच्य अर्थ यद्यपि मेन है किंतु प्रतीयमान अर्थ प्रधान है, मुख्य है, लेकिन वाच्य अर्थ का प्रतिपादन पहले करते हैं। तो उसमें भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कोई जो विशेष कवि महाकवि होते हैं किसी विशेष शब्द का चयन करते हैं अपनी बात को प्रतिपादित करने के लिए, और किसी विशेष शब्द से व्यंग्य अर्थ अभिव्यक्त होता है, तो इससे प्रतिपादित होता है कि व्यंग्य अर्थ प्रधान है। और महान कवियों को शब्द और अर्थ का चयन अत्यंत ही सोच समझ करके करना चाहिए, तभी वे महान कवि की श्रेणी को प्राप्त होते हैं, क्योंकि किस शब्द से और किस अर्थ से व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। तो यही उन्होंने कल हमने देखा था, प्रश्न पूर्वक उसको पहचानना चाहिए। प्रतिव्याख्या ये कल हम देख चुके हैं। इसके बाद में हमने ये चीज भी देखी थी कि जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्रकाश को चाहता है तो किसके लिए प्रयत्न करता है, सर्वप्रथम दीपक की लौ के लिए, क्योंकि वो उसका उपाय है। इसी प्रकार से जो व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन करना चाहता है उसे सर्वप्रथम किसमें करना पड़ेगा, वाच्य अर्थ का प्रतिपादन करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका उपाय है। वाक्य में श्लोक में सर्वप्रथम वाच्य अर्थ आता है, पहले हमें पद यानी वाचक और वाच्य ये दोनों रहते हैं, तदुपरांत व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वाच्य अर्थ यद्यपि प्रथम आता है किंतु प्रधान व्यंग्य अर्थ ही है, ये हमने देखा। उसके बाद में आगे देखो, ये हम कल देख चुके थे, प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शितुम आह। प्रतिपाद्य यानी वाक्यार्थ के भी, प्रतिपाद्यस्यापि प्रतिपाद्य अर्थात वाक्यार्थ के भी, तम दर्शितुम उस व्यापार को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। वाक्यार्थ के भी, हम जो वाक्य अर्थ है वाच्य, वाक्य का अर्थ वाच्य जो है वो क्या है, उस व्यापार को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या कहते हैं, यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, जिस प्रकार से पद के अर्थ के द्वारा, पदार्थ द्वारेण पद के अर्थ के द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है। सर्वप्रथम क्या आता है बेटे श्लोक में, पद होते हैं, उनका अर्थ लिया जाता है। जैसे हमने देखा था ना, अभिधा के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है, पद लिया जाता है, फिर उनका अन्वय होता है, फिर हमें अभिधा से वाच्यार्थ का बोध होता है। तो यही बात कह रहे हैं, यद्यपि क्या होता है, पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, पदार्थ के द्वारा पदों के अर्थों के द्वारा वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से तद्वत् माने उसी प्रकार से वाच्यार्थ पूर्विका प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, उसी प्रकार से तस्य वस्तुनः उसकी, किसकी, तस्य वस्तुनः उस वस्तु की यानी किसकी, प्रतीयमान अर्थ की, उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति वाच्यार्थ पूर्विका वाच्य अर्थ के पूर्वक होती है। पहले क्या होता है, पदार्थ के द्वारा यानी पदों के अर्थ के द्वारा वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है, और फिर वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ लिया जाता है। तो जिस प्रकार से वाक्य के अर्थ के पूर्व क्या होता है, पदार्थ होता है, उसी प्रकार से प्रतीयमान अर्थ के पूर्व वाच्यार्थ होता है यानी वाक्यार्थ होता है। तो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये मत कंफ्यूज होना कि वो पहले आता है तो वो मुख्य है, यद्यपि क्योंकि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति वाक्यार्थ पूर्वक ही होती है, पहले हमें वाच्यार्थ लेते हैं फिर प्रतीयमान अर्थ लिया जाता है। तो जिस प्रकार पदों के अर्थों के द्वारा वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, वाच्य अर्थ के ज्ञान पूर्वक ही होती है। वही बात अब देखो वृत्ति में कह रहे हैं स्पष्ट करते हुए, यथा ही पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थावगमस् तथा वाच्यार्थ प्रतीति पूर्विका व्यंग्यार्थस्य प्रतीति ही। यथा ही
जैसे कि जिस प्रकार पदार्थ द्वारा ने पदों के अर्थों के द्वारा वाक्यार्थावगमः, वाक्य के अर्थ का अवगम होता है, वाक्य के अर्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, तद्वत वाच्यार्थ प्रतीति पूर्विका, वाच्य अर्थ की प्रतीति पूर्वक व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, ये बात इन्होंने हमने पहले भी कई बार देखी है, स्पष्ट कर चुके हैं। तो पहले हमें वाच्यार्थ मिलता है, फिर व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। एक चीज और है बेटा, क्या है, जो हमने ये भी देखा था कि वाच्य अर्थ होता है, फिर व्यंग्य अर्थ होता है, दोनों में क्रम होता है, वाच्य अर्थ पहले होता है, व्यंग्य अर्थ बाद में होता है। लेकिन जो शहर का जन है उनको तुरंत ही व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है, तो यह क्रम परिलक्षित नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन जो व्यक्ति जैसे जिस व्यक्ति को पदों का अर्थ भी ज्ञान नहीं है और उसे फिर वाक्य का अर्थ कैसे लेता है, सबसे पहले वो एक एक पद का अर्थ जानता है कि अच्छा इस पद का यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है, फिर अन्वय होता है, फिर वो पूरे वाक्य का अर्थ लेता है। ठीक है, जिसे बोध नहीं होता तो उसे क्रम का बोध होगा कि भाई पदों का अर्थ, अच्छा पहले पदों का अर्थ लिया जाता है, फिर वाक्य का अर्थ लिया जाता है। लेकिन जिसको पदों का अर्थ का ज्ञान है वो एकदम सीधा अर्थ ले लेता है, उसे समझ में आ जाता है, वो ये फिर उसमें क्रम परिलक्षित नहीं होता है। तो सहृदय व्यक्ति को वाच्य और व्यंग्य अर्थ में क्रम होते हुए भी लक्षित नहीं होता। जिस प्रकार जो पदों के अर्थ होते हैं, जिस प्रकार से जो पदों का अर्थ होता है उसको जो अच्छी तरीके से जानता है उसे वाक्यार्थ में, एक मिनट बेटा ये ऊपर हो गया था, ऊपर नीचे निकाल लेती हूँ। जिस प्रकार से जिसे पदों के अर्थ का बोध होता है उसे वाच्य अर्थ में विलंब नहीं होता, उसे तुरंत वाच्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है क्योंकि उसे पदों का अर्थ का बोध है। और क्या कहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको ये पता है कि वाच्य अर्थ ये है और यह पद का अर्थ है, यानी पद का अर्थ उसे बोध है, पद का यह अर्थ है, तो वो तुरंत वाच्य अर्थ लेता है, तो उसे पदों के अर्थ में वाच्य के अर्थ में कोई क्रम नहीं दिखाई देता कि अच्छा ये पहले है ये बाद है। उसी प्रकार से सहृदय व्यक्तियों को वाच्य अर्थ में और व्यंग्य अर्थ में कोई मतलब क्रम नहीं दिखाई देता कि अच्छा ये पहले है बाद में। जबकि ये बात बता रहे ना कि सबसे प्रथम हमें पदों का अर्थ होता है, फिर पदों के अर्थ से वाक्यार्थ का बोध होता है, फिर वाक्यार्थ का जब बोध हो जाता है फिर किसका बोध होता है, व्यंग्य अर्थ का बोध होता है। यानी कि यही बात ये कह रहे हैं, सर्वप्रथम पदार्थ होता है, फिर वाक्यार्थ होता है और वाक्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। ये बात जो अभी हमने स्पष्ट यहाँ से देखी थी। ठीक है, अब आगे एक चीज और बता रहे हैं, ये बात हमने देख ली। आगे देखो, इदानीं वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि तत्प्रतीतेः व्यंग्यस्यार्थस्य प्राधान्यम यथा न विलुप्येत तथा दर्श्यति। अब क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे, इदानीं वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि तत्प्रतीतिः, ये बात अभी तक इन्होंने कही है कि वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्वक ही उसकी प्रतीति होती है। किसकी प्रतीति होती है, व्यंग्य अर्थ की, प्रतीयमान अर्थ की। प्रतीयमान की अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ की प्रतीति के पूर्वक होती है। फिर यदि की ये बात हो गई कि जो यदि ये पहले कौन आ रहा है, वाच्य अर्थ पहले आ रहा है, तो ऐसा ना समझ ले कोई कि वाच्य अर्थ मेन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यंग्य अर्थस्य प्राधान्यम यथा न विलुप्येत तथा दर्श्यति। यद्यपि वाच्य अर्थ पहले आता है फिर भी व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य ऐसा ना समझ लो कि वो विलुप्त ना हो जाए, वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए ये बात कहते हुए वो कह रहे हैं तथा दर्शति, वो दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्वसामर्थ्य वशेनेव वाक्यार्थ प्रथयन्यपि यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थौ न विभाव्यते यथा पदार्थः। इस प्रकार पदों का अर्थ, यथा नीचे वाली पंक्ति में देखो, यथा पदार्थः, जिस प्रकार पदों का अर्थ स्वसामर्थ्य वशेन अपने अर्थ व्यापार के द्वारा ही वाक्यार्थम प्रथयन्नपि वाक्यार्थ को प्रकट करता है। सर्वप्रथम क्या होता है बेटा, पद होते हैं, पदों का अर्थ होता है, वो अपने सामर्थ्य से ही क्या करता है, अपने अर्थ व्यापार के द्वारा वाक्य के अर्थ को प्रकट करता है। फिर क्या करता है, व्यापार निष्पत्तौ न विभाव्यते, किंतु व्यापार के संपन्न हो जाने पर जो उसका अर्थ को प्रकट करने का व्यापार है, उस व्यापार के संपन्न हो जाने पर पृथक रूप से प्रतीत नहीं होता। देखो जब तक हमें पद है, एक कोई श्लोक है, जब तक व्यक्ति को श्लोक के पदों का एक एक का अर्थ नहीं पता तब तक तो वो पहले एक एक पद का अर्थ लेता है, फिर अन्वय होता है और फिर उसे पूरे वाक्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, तब तक तो वो अलग अलग होता है। लेकिन जब यदि व्यक्ति को वाक्यार्थ का बोध हो जाता है, यानी जब उसे पूरे वाक्य का अर्थ का ज्ञान हो जाता है, जब उसे, तो उसे अलग अलग से कोई प्रतीति नहीं होती, तब उसपे वो उसमें अलग अलग प्रतीत नहीं होता। यह बात कह रहे हैं यहाँ पे।
देखो, पदार्थो पदार्थः यथा, माने जिस प्रकार, पदार्थ माने पदों का अर्थ अपने सामर्थ्य के द्वारा, और अभी मैं एक पद भी स्पष्ट करूंगी बेटा, जिस प्रकार पदों का अर्थ, पदार्थ यानी पदों का अर्थ अपने सामर्थ्य के द्वारा, और सामर्थ्य किसे कहते हैं? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनके द्वारा वाक्यार्थ को प्रकट करता हुआ, जब वो वाक्यार्थ को प्रकट कर देता है, व्यापार निष्पत्तौ, जो उसको वाक्यार्थ को प्रकट करने वाली जो उसकी वाक्य जो व्यापार है उसके निष्पन्न हो जाने पर उसे वह पृथक रूप से प्रतीत नहीं होता। यथा स्व सामर्थ्य वशेन वाक्यार्थ प्रत्यन्नपि पदार्थ व्यापार निष्पत्तौ न विभाव्यते विभक्तयः। अपने सामर्थ्य के द्वारा वाक्यार्थ को प्रकट करते हुआ पदार्थ जो है अपने व्यापार के संपन्न हो जाने पर अलग अलग प्रतीत नहीं होते। और स्व सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। ये मैं आपको पिछली वैसे कई क्लासों में समझा चुकी हूँ। क्या होती है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि? मैंने बताया था ना पिछले पहले भी क्लासेस में आपको। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि क्या है। 3 पद होते हैं बेटा। हमें जब पदों का अर्थ मिलता है तो अन्वय होने के लिए उनमें आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और सन्निधि होनी चाहिए। ठीक है। क्या है आकांक्षा? क्या होती है? श्रोता की जिज्ञासा के रूप होती है। आकांक्षा माने जो श्रोता की जिज्ञासा रूप होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। क्या है? येन पदेन विना यस्य पदकस्य अनुभावकत्वं तेन पदेन तस्य आकांक्षा। क्या होता है? तो उससे क्या होता है? तो जिस पद के द्वारा, जैसे कि हमने कहा कि पदों में आकांक्षा होती है, जैसे हमने बोला रामः, मोहनः। अब एक श्रोता के, जैसे मैंने बोल दिया किसी बच्चे का नाम बोला, जैसे हमने बोल दिया रामः, तो राम के मन में जिज्ञासा होगी जो श्रोता है कि क्या कहना चाह रहे हैं आगे। ठीक है कुछ। और यदि मान लो ऐसे वाक्य बोल दिए जाए रामा, श्यामा, मोहना, तो क्या ये पूरा वाक्य है? वो वाक्य नहीं बनता। तो श्रोता के मन में जिज्ञासा होती क्या कहना चाह रहा है, रामा गच्छति, रामा इतः आगच्छति, या कुछ भी कहना चाह रहा है कि राम इधर आओ, श्याम जाओ, या तुम वन में जाओ, तुम पढ़ो। इस प्रकार से जो श्रोता के मन में जिज्ञासा होती है, आकांक्षा। सर्वप्रथम आकांक्षा होती है कि एक पद का दूसरे पद से संबंध होता है ना, तो आकांक्षा होती है सर्वप्रथम। आकांक्षा श्रोता की जिज्ञासा के रूप होती है, जहां एक पद के सुनने के बाद में अर्थ की प्रतीति ना हो। हमने एक पद सुना रामः, तो अर्थ क्या? पूरे वाक्य का अर्थ बोध हो जाएगा? वाक्य तो बना ही नहीं। अर्थ की प्रतीति ना हो, वहां दूसरे पद को सुनने की इच्छा बनी रहती है कि भाई दूसरा पद क्या है, रामः बनम, तो दूसरा पद। अब फिर लगेगा बनम क्या? वन के बारे में क्या कहना चाहे, तो गच्छति। तो इस प्रकार से जो आकांक्षा होती है श्रोता की जिज्ञासा रूप होती है। आने पद कहा, किसी ने कहा आओ या लाओ, आना है, तो वो पूछेगा क्या क्या लाए। ठीक है, इस प्रकार से आकांक्षा होती है। दूसरी चीज क्या होती है? योग्यता। योग्यता क्या होता है? पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता। पदों के परस्पर संबंध में, यदि दो पद कोई कहे गए, उनमें परस्पर में यदि संबंध हो रहा है तो उसमें कोई बाधा ना हो, उसको कहते हैं योग्यता। जैसे किसी ने बोला बन्निना सिंचति, आग से सींचता है। दो पद हो गए, आग से सींचता है, लेकिन इन दोनों पदों में क्या संबंध होने की योग्यता है? नहीं, क्योंकि आग से सींचा नहीं जा सकता। आग तो जलाने का काम करती है, किससे सींचते हैं? जल से। तो इन दो पदों में परस्पर संबंध नहीं है, तो योग्यता होनी चाहिए, यानी पदों में परस्पर संबंध होने की योग्यता होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बाधा नहीं हो संबंध में। तीसरी चीज होती है सन्निधि। सन्निधि क्या होती है? पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। पदों का अविलंब उच्चारण, यानी एक ऐसे नहीं कि हमने कोई एक पद बोल दिया, अब एक पद बोल रहे हैं आधे घंटे बाद, फिर एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो क्या किसी को वाक्य का बोध होगा? यानी पदों का अविलंब उच्चारण हो, एक साथ उच्चारण हो, तब वाक्य की प्रतीति हो पाती है। तब अर्थ वाक्य का पहले वाक्य बनेगा और फिर उससे हमें अर्थ की प्रतीति होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के द्वारा पद क्या करते हैं? पहले वाक्यार्थ को निष्पन्न करते हैं, और जब हमें वाक्यार्थ का बोध हो जाता है तो बेटा वो अलग अलग प्रतीत नहीं होते कि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। आगे इसी बात को आप और आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, तद्वत सचेतसाम स्वर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धौ तत्वार्थ दर्शन्याम झटित्येवावभासते। तद्वत उसी प्रकार से, तद्वत उसी प्रकार से
क्या कहना चाह रहे हैं? सह अर्थः, सह अर्थः माने वही अर्थ। कौन सा अर्थ? यहाँ पे प्रतीयमान अर्थ की बात हो रही है। तद्वत माने उसी प्रकार से सह अर्थ वह प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ विमुखात्मना, वाच्यार्थ विमुखात्मना, जो वाच्यार्थ से विमुख रहने वाले हैं, यानी कि केवल वाच्यार्थ से ही उनको संतोष प्राप्त नहीं होता, केवल वाच्यार्थ मिल गया उसी से वो संतुष्ट नहीं होते, उसके बाद में क्या देखते हैं कि प्रतीयमान अर्थ क्या है। तो तद्वत माने उसी प्रकार से वह अर्थ माने वह प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ विमुखात्मना, वाच्य अर्थ से विमुख रहने वाले सहृदयों की सचेतसा माने सहृदयों की तत्वार्थ दर्शन्याम, तत्वार्थ का दर्शन करने में समर्थ बुद्धि में झटित अवभासते, तुरंत ही प्रकट हो जाता है। तो तत्व का दर्शन करने में समर्थ है ऐसे सहृदय व्यक्तियों की बुद्धि में तुरंत ही प्रकट हो जाता है। उनको भी ये क्रम बोध नहीं होता कि पहले की वाच्यार्थ है फिर प्रतीयमान अर्थ। जो सहृदय होते हैं उनको वो वाच्यार्थ से संतुष्ट नहीं होते, उसमें विश्रांति को प्राप्त नहीं करते, और उनकी बुद्धि में तुरंत ही वाच्यार्थ के बाद जस्ट बाद तुरंत ही उन्हें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है, उन्हें भी कोई क्रम परिलक्षित नहीं होता। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि जैसे इन दोनों हमने जो देखी है, इसमें क्या देखा बेटा? यद्यपि वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्वक ही हमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, किंतु प्रतीयमान अर्थ ही मेन है, वो उसका वो प्रधान ही बना रहे। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि पदार्थ अपने सामर्थ्य के द्वारा यानी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के माध्यम से वाक्यार्थ की प्रतीति करा देता है कि, और अपने जो वाक्यार्थ बोध के जो पूरा व्यापार है, अभिधा व्यापार, उसके जब वो निष्पन्न हो जाता है तो अलग से प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार से जो सहृदय हैं, जो प्रतिमान अर्थ में ही संतुष्ट होते हैं, सहृदय से लाग प्रतिमान अर्थ होता है, तो जो प्रतीयमान अर्थ में से संतुष्ट होते हैं वो केवल वाच्यार्थ से ही, वाच्यार्थ से विमुख यानी वाच्यार्थ में विश्रांति को प्राप्त नहीं करते, उसी में संतोष को प्राप्त नहीं करते, तो उनकी बुद्धि में शीघ्र ही प्रतीयमान अर्थ, व्यंग्य अर्थ अवभाषित हो जाता है, यानी कि उसे उन्हें भी कोई ऐसा विशेष रूप से कोई क्रम परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यद्यपि वाच्यार्थ का कथन पहले होता है और व्यंग्य अर्थ उसका अनुसरण करता है, परंतु सहृदयों को यह क्रम अवलक्षित नहीं होता। सहृदय को ये नहीं लगता कि ये पहले वाच्यार्थ है, व्यंग्य अर्थ में तो सीधा आ जाता है। सहृदयों का हृदय व्यंग्य अर्थ के प्रति ही बहुत अधिक रणरणक होता है, यानी उत्सुक होता है, वो व्यंग्य अर्थ में ही संतोष प्राप्त करते हैं, वाच्यार्थ से वो विमुख रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वाच्यार्थ नहीं लेते, वाच्यार्थ होता है, लेकिन वाच्यार्थ में ही वो संतोष को प्राप्त नहीं करते। उत्सुकता का, उनकी उत्सुकता की शांति कब होती है? जब वो व्यंग्य अर्थ का बोध कर लेते हैं, व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे क्या होता है? व्यंग्य अर्थ ही प्रधान है, ये बात कहना चाह रहे हैं। और स्व सामर्थ्य वशील, ये पद मैंने तुम्हें बता दिया, इसके इसमें कौन सी चीजें की व्याख्या करोगे जब तुम्हारा आता है? स्वसामर्थ्य यानी आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के माध्यम से ही वो पद से वाक्यार्थ का बोध होता है, ये मैंने तुम्हें स्पष्ट कर दिया। और ना विभाव्यते, ये पद जो हमने ऊपर देखा था, इसमें क्या है कि अलग अलग बोध नहीं होता, यद्यपि पदों का अर्थ अलग है और वाक्य का अर्थ अलग होता है, किंतु जब व्यक्ति को हो जाता है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के कारण ये अलग अलग प्रतीत नहीं होते, उनमें कोई अलग अलग से भेद प्रतीत नहीं होता, दोनों फिर एक से ही लगने लगते हैं। और झटित्य भाषते, जो नीचे वाली पंक्ति में कहा है, इसकी व्याख्या में क्या है? यह सूचित होता है इससे कि वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ से यदि भी भिन्न है। ये तो हम पहले भी कई बार कार्यक्रम में हम देख चुके हैं कि वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ किस प्रकार भिन्न है, निमित्त भेद से, काल भेद से, स्वरूप भेद से, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। तो वाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ से भिन्न है, उनमें पूर्व और पश्चात का भाव है, यानी एक पहले होता है, कौन पहले होता है? वाच्य अर्थ, और पीछे कौन आता है? व्यंग्य अर्थ। फिर भी वाच्य अर्थ के तुरंत वादी व्यंग्य अर्थ भाषित हो जाने से यह क्रम परिलक्षित नहीं होता, किनको? सहृदयों को। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें देखी। तो वाच्य तो व्यंग्य अर्थ में किस प्रकार से क्रम होता है, कौन पहले होता है। अब ये जो सारी चीजें इन्होंने समझाई हैं कि वाच्य अर्थ है, फिर व्यंग्य अर्थ है, और फिर उसके बाद में प्रतीयमान अर्थ है, ठीक है, प्रतीयमान अर्थ या व्यंग्य अर्थ। तो वाच्य अर्थ, व्यंग्य अर्थ, पहले इन्होंने इनका भेद बतलाया, फिर पूरी इन्होंने मेहनत से ये समझाया कि वाच्य अर्थ मेन है या प्रतीयमान अर्थ है। हमने देखा ना कि प्रतीयमान अर्थ प्रधान है। इन सब का क्या उपयोग है, वो इतनी मेहनत करके क्या बताना चाह रहे हैं, अब इस सब का उपयोग वो एक आगे बताएंगे, जिसमें वो ध्वनि का लक्षण बताते हैं। ध्वनि का, ध्वनि किसे कहते हैं, तो ये सारी, अब ये इस सारी इसका मतलब ये बताएंगे कि अब मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों में अंतर भी है और व्यंग्य प्रधान भी है। तो यत्रार्थ शब्दों मातमत मुपसर्जनिक स्वार्थ व्यंग्यः काव्य विशेष स्वध्वनि पूर्व ही कथित। अब ध्वनि का लक्षण आने वाला है
जब हमें अभी तक हमने था ना अलक्षणिकतावादी, वो कहते हैं कि हमें ध्वनि का लक्षण नहीं पता, तो अब ध्वनि का लक्षण बताएंगे। ये हम कल की क्लास में देखेंगे।